मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास पर होगी सीधी नजर। साल में 3 खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल शाम प्रचार थमने के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए गुरुवार यानी 4 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन मतदान वाले स्थानों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान वाले जिलों के सरकारी और निजी संस्थान 4 मई को बंद रहेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 7 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा समेत सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। और मेयर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं। फतेहपुर में कल यानी 4 मई को प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए आज सवेरे 8 बजे से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। फतेहपुर के विज्ञान भवन मैदान में रवानगी पंडाल बैरिकेडिंग लगाकर तैयार किया गया है। जिले में 2 नगरपालिका और 8 नगर पंचायतों में 472 बूथों पर मतदान होना है। 472 पोलिंग पार्टियों में शामिल 1888 कार्मिकों को बूथों पर भेजा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में कुल 3,90,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज मैदान से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पूरे जिले को 27 जोन और 126 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम के 100 वार्ड का चुनाव प्रयागराज जिले में होगा, जिसमें कुल 1180 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथ के लिए कुल 1180 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 8 नगर पंचायतों के लिए 127 बूथ बनाए गए हैं और इनके मतदान के लिए 127 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस जवानों के साथ पीएसी और बीएसएफ को भी लगाया जा रहा है। नगर निगम चुनाव में पहले चरण में 4 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को निष्पक्ष, बिना प्रलोभन और भय मुक्त तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में मत प्रतिशत कम था, जिसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, तभी ये मजबूत होगा। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैली और पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। सब मिलकर मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो। प्रथम चरण में नगर निकाय चुनाव में कल 4 मई को होने वाले मतदान को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने इंडो नेपाल बॉर्डर रुपाईडीहा में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद 24 घंटे पहले आज 3 मई से मतदान संपन्न होने तक सीमा सील कर दी, जिससे नेपाल से वाहनों का आवागमन ठप हो गया। अब अति आवश्यक व्यक्तियों की गहन तलाशी और पूछताछ उपरांत पैदल ही जाया जा सकता है, वो भी मतदान के दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। रुपाईडीहा में एसएसबी और पुलिस द्वारा बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी और गहन पूछताछ उपरांत ही आने जाने दिया गया, जिसे आज शाम से पूरी तरह मतदान समय तक बंद कर दिया जाएगा। एक नेपाली यात्री ने बताया कि उसे नेपाल पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर सील होने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है।
प्रदेश में प्रथम चरण में निकाय चुनाव को लेकर मतदान 4 मई को होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थलों के लिए आज रवाना किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है, जिसके चलते जिलाधिकारी और एसएसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चुनाव में लगे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से संबंधित नियम कानून से सभी पुलिसकर्मियों को अवगत कराया और चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी संजीव सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं। उन्होंने कहा कि 15 तरह के पहचान पत्र हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इन 15 तरह के पहचान पत्रों में से किसी व्यक्ति के पास एक भी नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकेगा। वहीं जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली ने कहा कि जनपद में 4 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जिनमें जनपद को 54 सेक्टरों में बांटा गया है और 20 जोन बनाए गए हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रशासन का काम बदस्तूर जारी है और चुनाव आयोग से संबंधित सभी नियम कानून का अनुपालन किया जाएगा। पूरा चुनाव है, हमारे 4 जगह से पोलिंग पार्टी निकलेगी। पूरा मुजफ्फरनगर के जो नगर निकाय के चुनाव है, करीब 54 सेक्टर्स है, 20 जोन है। तो इसमें जोन के ऊपर भी सुपर जोनल और सुपर जोनल बनाए गए हैं। तो आज इनकी सभी का जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, हर तरह के मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस है, सबको ब्रीफिंग की गई कि कल पोलिंग पार्टी रवानी तक वापस बॉक्स स्ट्रांग रूम तक आने तक डूज एंड डोंट्स क्या क्या करने हैं, क्या क्या चैलेंज आ सकती है, कैसे टैकल करना है, जो उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग में बताई गई। इसके अतिरिक्त एक बार उनको ब्रीफिंग दी गई है एंड अचानक मौसम भी खराब होने के मद्देनजर भी रखते हुए अन्य तैयारी भी की गई है। तो उन सबको ब्रीफिंग की गई है और आशा करते हैं कि जो हमारा जो चुनाव है 4 तारीख को सफलतापूर्वक संपन्न करके किया जाएगा। सर, बैलेट पेपर से चुनाव है तो ठप्पेबाजी की अक्सर शिकायतें मिलती रहती है जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अरे रोकने के क्या नहीं, इसमें देखिए इनको सभी जो हमारे अधिकारी है, जो हमारे पोलिंग पार्टी है, उन सबको ट्रेनिंग दे दी गई है कैसे बैलेट पेपर हैंडल करना है, कैसे करनी है, एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल द केस। मथुरा में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी ने निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी 4 मई को मथुरा में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों में मतदान होना है। यहां गोवर्धन में जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने मंडी समिति में निकाय निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूमों के बाहर कड़ी सुरक्षा और मजबूत बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी समिति में 4 नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिए बने स्ट्रांग रूमों का बारीकी से निरीक्षण किया। सौक, गोवर्धन, राधाकुंड और बरसाना नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी को सभी बूथों के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर शरारती तत्वों और अशांति फैलाने वाले लोगों को सख्त निर्देश दिए। चुनाव बिल्कुल निकट आ चुके हैं और 4 तारीख को मतदान होना है पूरे जनपद में। इसको लेके आज मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आके यहाँ पे जो मंडी में डिस्पैच सेंटर है, स्ट्रांग रूम है और यहीं पे भी बाद में काउंटिंग भी होनी है, इन स्थानों को देखा गया। यहाँ से नगर पंचायत गोवर्धन, सौंक, राधाकुंड और बरसाना 4 नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और यहीं पे आके उनके बक्से भी जमा होंगे। यहाँ पे आके जो हमारे कार्मिक हैं उनसे बात करी गई, जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, आरओ साहबान हैं, इन सब से यहाँ के क्षेत्र का जायज़ा लिया गया, तैयारियों का जायज़ा लिया गया। निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पूरा प्रशासन इसको लेके कटिबद्ध है और हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। निष्पक्ष मतदान, भयमुक्त वातावरण में चुनाव को संपन्न कराना हमारा दायित्व है और निर्भीक होकर मतदान करें तो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने हेतु तथा साथ ही साथ जो उपद्रवी किस्म के लोग हैं, अराजक किस्म के लोग हैं, वैसे उन सभी के विरुद्ध 107-16 गुंडा, गैंगस्टर इत्यादि के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद ऐसे लोग जिनकी मंशा खराब हो सकती है उनको संदेश देने के लिए भी कि पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी। कोई भी अगर उपद्रव करने का प्रयास करता है
तो उसको कानून के दायरे में प्रभावी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के पसमानदा मुसलमान प्रत्याशियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 19 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 15 पसमानदा मुस्लिम हैं। शहर में 8.67 लाख मतदाता हैं, इनमें 30 से 35% मुस्लिम हैं। इन मुस्लिमों में 80 से 90% पसमानदा मुस्लिम हैं। वहीं पार्टी के प्रत्याशी बने पसमानदा मुस्लिमों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और उस भरोसे को हमारा समाज कायम रखेगा। महानगर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि पसमानदा समाज की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। खड़ी उतरूंगी और पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। पार्टी ने जो विश्वास इस वक्त हम लोगों के ऊपर दिया है, खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर किया है, तो वही हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम भारी बहुमत से और जीत कर जाएं और अखंड भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक ख्वाहिश है और जो एक उनका सपना है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर एक जो सरकार चल रही है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसने हम पर भरोसा किया पसमानदा समाज पर, उस पसमानदा समाज के भरोसे को हम कायम रखते हुए हमारे जो अलीगढ़ की 19 सीटें हैं, उन 19 की 19 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हर जिले और विभाग के कार्यों पर सीधी नजर रखेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों पर एक साथ नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में व्यापक बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई है। इसमें उच्च स्तरीय 10 अधिकारी शामिल होंगे। अगर किसी अधिकारी की साल में 3 खराब परफॉर्मेंस सामने आई तो उसे निलंबित करके दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा की परिधि में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, निदेशक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सीडीओ और अन्य कार्मिक अधिकारी आएंगे। नई व्यवस्था के तहत रैंकिंग के मानक और अंक देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय अलग से निर्देश जारी करेगा। इसमें परिवर्तन का अधिकार भी मुख्यमंत्री को होगा। विभागों को स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र भेजा जाएगा। निगरानी के लिए मंडलायुक्त और डीएम जिम्मेदार होंगे। विभिन्न योजनाओं का प्रोजेक्ट और सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत निवेश परियोजनाओं की प्रगति पर भी मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों द्वारा निगाह रखी जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निवेश मित्र पोर्टल भी जुड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि वे अब एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं और आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे एनसीपी की बैठकों में शामिल होकर पार्टी का उचित मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया और इसी मौके पर शरद पवार की घोषणा के बाद लोग स्तब्ध रह गए। शरद पवार ने अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में कहीं रुकने पर विचार करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी महत्त्वाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे देरी असेल। मजबूत घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती का रुख दिखाया है। भारत की आर्थिक ताकत बीते 9 वर्षों में शुरू किए गए केंद्र सरकार की नीतियों में निहित है। इन नीतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत निवेश के लिए वैश्विक स्तर पर लगातार पसंदीदा देश बना हुआ है, जो एक मजबूत बुनियादी ढांचे और एक स्थायी राजकोषीय स्थिति पर टिका हुआ है। तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। शुरुआत जीएसटी से करें तो जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा रहा, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है।
India's growth numbers are pretty robust. Even if you look at the UPI transactions, they are clocking at almost 30 crore transactions per day, aggregating to about 15 lakh crores or 14 lakh crores of monthly transactions. That's very positive. Also, the latest numbers on toll collections, which has completely helped to reduce the cost of the wastage of fuel at various toll nakas. The FASTag has actually raked in over 5,000 crores towards toll collections. So India is truly shining. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.6% रह सकती है, जो कि 2022 में 3.8% थी। इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का होगा। मौजूदा समय में पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत और चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। इस कारण IMF ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि में एशिया प्रशांत क्षेत्र का योगदान 70% होगा। वहीं विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% की दर से विकास कर सकती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भी तेजी का माहौल देखा जा रहा है। इसका संकेत मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों से मिलता है। अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI 4 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और यह 57.2 के स्तर पर रहा। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा का PMI आंकड़ा बताता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। भारत का एविएशन मार्केट भी एक बार फिर से बुलंदियों पर है। घरेलू हवाई यात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय घरेलू हवाई यात्रा 30 अप्रैल को पूर्व कोविड औसत को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यानी कोविड महामारी से पहले घरेलू विमानों में यात्रियों की जो औसत संख्या थी, उससे ज्यादा यात्रियों ने अप्रैल 2023 में हवाई सफर किया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया था कि भारत का घरेलू हवाई यातायात रविवार को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जब कुल 9,13,336 यात्रियों ने 5,947 उड़ानों से यात्रा की। भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अप्रैल 2023 के महीने के दौरान उच्चतम कोयला बाहर निकालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अप्रैल 2022 के दौरान 67.20 मिलियन टन की तुलना में 8.67% की वृद्धि के साथ 73.02 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। सरकार की तरफ से निरंतर नीतिगत पहलों और रक्षा उद्योग के अभूतपूर्व योगदान के माध्यम से भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। इस वित्त वर्ष में निर्यात अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2018-19 से पिछले 4 वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में पंजीकृत UPI लेन देन 45 बिलियन थे, जो पिछले 3 वर्षों में 8 गुना वृद्धि और पिछले 4 वर्षों में 50 गुना वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल 2023 में भारत की ईंधन बिक्री भी बढ़ी। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल के दौरान पेट्रोल की बिक्री लगभग 2.5% बढ़कर 2.64 मिलियन टन हो गई। अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन की खुदरा बिक्री 41% से बढ़कर 1,09,283 यूनिट हो गई। वित्तीय वर्ष 2023 में बैंक ऋण में रुपए 17.8 ट्रिलियन का विस्तार हुआ, जबकि जमा में रुपए 15.8 ट्रिलियन का विस्तार हुआ। वित्तीय वर्ष 2022 में क्रेडिट ग्रोथ 10.4 ट्रिलियन रुपए थी, जबकि डिपॉजिट बढ़कर 13.5 ट्रिलियन रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का निवेश जोरदार रहा, क्योंकि 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में रुपए 14.6 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक निवेश दर्ज किया गया। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। साल 2018 और 2014 में भारत क्रमशः 44वें और 54वें स्थान पर था। ऐसे में भारत की ये रैंकिंग काफी बेहतर है। तो ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और ये लगातार मजबूती से आगे बढ़ती जा रही है, और इसलिए आज वैश्विक आर्थिक स्तर पर पूरी दुनिया भारत को एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रही है, जो कि लाजमी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में धूल भरी हवाओं, ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, एटा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ
बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक न हो तो यात्रा पर ना निकलें। पेड़ और बिजली के तारों से बरसात के समय दूर रहें। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और ओले पड़ने तथा तेज हवाओं के चलते तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तेज रफ्तार से हवा चलने और आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के ऊपर से चक्रवाती स्थिति बनने के चलते पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को तेजी से खींच रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर वाला छोर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से उठ रही नम हवाओं को खींच रहा है और ये दोनों उत्तर प्रदेश के ऊपर आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण बारिश और आंधी का सिलसिला आगे कई दिनों तक बना रह सकता है। वाराणसी में 22 अप्रैल से गंगा पुष्करालू महोत्सव चल रहा है। इसके तहत वाराणसी आने वाले दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आए हुए तीर्थयात्रियों ने अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंडदान किया। तीर्थ पुरोहितों और आए हुए यात्रियों ने बताया कि हर 12 साल पर काशी में गंगा पुष्करालू महोत्सव का आयोजन होता है, जो महाकुंभ के बराबर माना जाता है और इसका हम सभी के लिए बहुत ही महत्व है। पिंडदान के उपरांत गंगा पुष्करालू महोत्सव में आए हुए तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन करके ही वापस जाते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ कुंभ लगती है हर 12 साल पे, इसी तरह दक्षिणार्थी का हर 12 साल में एक तो कुंभ लगती है। तो इस पुष्कर के अवसर में काशी में आए हुए यात्रियों को यहाँ पे क्या क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम लोग काशी के पुरोहित ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण है यहाँ पे और गंगा किनारे केदार घाट पे यहाँ का जैसे कि हम लोग पूछते हैं यात्रियों कि हम लोग पुष्कर में आए हैं, क्या क्या करना है। यहाँ पे गंगा स्नान संकल्प की स्नान होती है और दान धर्म दान दक्षिणा करते हैं। तो इसी तरह पितरों का भी पूजा होती है इस पुष्कर में। गंगा पुष्कर महोत्सव के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं काशी स्थल में हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि इस दिव्य समय में यहाँ गंगा के पुष्कर में हूँ और उनका स्नान करके वो पुण्य पाने का अनुभव और अनुग्रह भगवान का मेरे ऊपर है। इसके बारे में मैं बहुत यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार ने डीडी न्यूज से वाराणसी में खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विकास की ओर अग्रसर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2008 से 2011 के बीच में कुलपति रहा है, मेरा ये सौभाग्य था। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ की संसदीय क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। मुझे ये खुशी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन रहते हुए हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस का आईयूई का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और उसके तहत जो है विश्वविद्यालय बहुत प्रगति करेगा। और मेरे समय पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूनेस्को चेयर ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीज़ें जो शुरू हुई थी ये बहुत आगे बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय भी बहुत प्रगति कर रहा है और भविष्य में इसकी संभावनाएं बहुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के विकास के साथ साथ बीएचयू और आईआईटी बीएचयू और दूसरी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी प्रगति पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी काशी के साथ साथ प्रदेश के जो पूरा का पूरा शैक्षिक उन्नयन है उसकी पूरी कोशिश है। डॉक्टर एलकेएस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ सरकारी बंगले का सौंदर्यीकरण के विवाद को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो दूसरी तरफ आबकारी नीति के चलते कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति केजरीवाल का ही ब्रेन चाइल्ड है।
दिल्ली में अपने बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोपों को लेकर निशाने पर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूरक आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी के आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल होने के बाद से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर है और किंगपिन के साथी भी बाहर है। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके मंत्री हो, चाहे राघव चड्ढा हो, ये सब लोग अली बाबा चालीसोर हैं। इन लोगों ने सभी ने मिलकर दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ना तो वो अभियुक्त हैं, ना ही गवाह हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण विवाद को लेकर उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां हुई पूरी। आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। राजनीतिक दलों का घर घर प्रचार भी जारी। निकाय चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान वाले जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत नेपाल सीमा हुई सील। आवागमन पर रखी जा रही है कड़ी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास पर होगी सीधी नजर। साल में 3 खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।